वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 जो क्लास 12 के हैं वेक्टर के एडिशंस वाले एक्सरसाइज हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक सारे कवर करेंगे। और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जो हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स में आपने जाना होगा, जैसे कि मैग्नीट्यूड्स क्या होते हैं, इसके स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं, वेक्टर कंपोनेंट क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर जो कि ट्रायंगुलर शेप में कैसे कैसे फाइंड होते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कोसाइन कैसे बनते हैं वगैरह, ढेर सारी वेक्टर से रिलेटेड इस एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट बातें इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स और उसके अगला पार्ट 2 में भी कवर किया गया है। और उम्मीद है कि आप वो दोनों वीडियो जरूर देख रखे होंगे। तो आज का ये एक्सरसाइज काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर आपने वो दोनों वीडियो सही से समझ के यहाँ पहुंचे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर एक्सरसाइज 10.2 क्लास 12 के क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि फाइंड करना है हमें मैग्नीट्यूड। तो जैसा कि जानते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे कि ये अगर ओरिजिन है और ये कोई पॉइंट P, तो ओरिजिन से P की जो दूरी होती है ये डिस्टेंस, जिसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पोजीशन क्यों? क्योंकि वो ओरिजिन से स्टार्ट है। अगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा तो वो पोजीशन वेक्टर नहीं, सीधा वेक्टर ही से बोलेंगे। अगर बीच में कहीं से शुरू हुआ तो इसे फ्री वेक्टर बोलते हैं। ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो ये पोजीशन वेक्टर होता है, और पोजीशन वेक्टर को यहाँ पे हम लोग आर वेक्टर से इंडिकेट करते हैं। और चूंकि ये दूरी क्या है, ये दूरी को हम लोग इसको मैग्नीट्यूड से बताते हैं, यानी कि आर मैग्नीट्यूड। तो ये आर क्या है, इसके कोई भी पॉइंट होंगे और ये ओरिजिन के भी 0 0 0 ही पॉइंट होंगे, और ये दोनों पॉइंट आपस में माइनस करते हैं तो ये वेक्टर कंपोनेंट निकल के आते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के लिए एक्स आई के साथ, वाई जे के साथ, जेड के यूनिट वेक्टर, ये सब क्या कैसे होता है ये आप इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर में आप अच्छी तरह से जाने होंगे। सीधा आगे की बात करते हैं। तो जब मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर के ये आई वाले, जे वाले, के वाले, इसके स्क्वायर होते हैं और ये रूट होते हैं, बस सिंपल। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला है वो ए वेक्टर को अगर निकालना है तो इसमें दिया है आई, जे और के। इसके एक्स यहाँ पे 1 है, ये भी यहाँ पे 1 है, ये भी 1 है, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, यानी कि √3 हो गया। इसी तरह इसके सारे वेक्टर के मैग्नीट्यूड यही इस तरह से निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बाकी जो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारे को डिटेल सॉल्व करेंगे तो लंबा टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है डिफरेंट वेक्टर निकालना है लेकिन सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यानी कि ये एक वेक्टर जो है ये आर अगर पोजीशन वेक्टर के हिसाब से है, लेकिन अगर कोई भी एक वेक्टर ले ले ए, तो जैसा इसका मैग्नीट्यूड होगा उसी तरह कोई दूसरा वेक्टर भी होगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी कि उसके लेंथ बराबर होंगे, उतना ही सेम वेक्टर, चाहे वो ऐसा हो या इस डायरेक्शन में हो। तो इसके लिए कुछ भी मान सकते हैं कि वेक्टर ए कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 2i 3j और एक के, सारे यूनिट वेक्टर होते हैं। और इसके जो मैग्नीट्यूड होंगे सेम टू सेम दूसरा मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, यही बात फाइंड करना है। तो मान लेते हैं दूसरा वेक्टर अगर b है तो b का भी कुछ ऐसा ही रखना चाहिए कि उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आए। तो यानी कि अगर ये 3j है तो ये +3j, थोड़ा सा वेक्टर को सिर्फ चेंज करना है तो प्लस को माइनस कर लेते हैं। तो इसके जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो इसका जैसे अभी बताए थे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये रहा 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 और ये रहा 1 स्क्वायर, तो ये कितना आया 14। सेम टू सेम अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो चूंकि -1 है, ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी ये +1 जैसा ही होगा। तो क्या हुआ, ये हुआ 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर ये 9, सेम टू सेम 14। तो मैग्नीट्यूड सेम है
लेकिन डिफरेंट वेक्टर है, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव से डिफरेंट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि डिफरेंट वेक्टर बताना है लेकिन सेम डायरेक्शन होना चाहिए, यानी कि ये कोऑर्डिनेट पे अगर देखें ये x है, ये y है और ये z है। अगर कोई एक वेक्टर ऐसे हो, ओरिजिन से नहीं ले रहे हैं, तो इसके जो डायरेक्शन है यहाँ से जो अल्फ़ा, इस तरफ से बीटा और z से जो गामा, इन सारे के डायरेक्शन सेम होने चाहिए। यानी कि साफ समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन सबके सेम होने चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन जैसे कि कॉस अल्फ़ा, इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। तो कॉस अल्फ़ा कैसे निकलता है, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है। अगर किसी भी अभी ये ओरिजिन से अगर ये पोजीशन पी वेक्टर पे अगर लेते हैं, तो अगर ये अल्फ़ा निकालना है तो ये बेस जो कि कॉस होता है, तो कॉस अल्फ़ा, तो ये बेस के हिसाब से कॉस अल्फ़ा है। और ये जो वेक्टर के जो डायरेक्शन वेक्टर ए के एक्स आई वाई जे जेड के, ये एक मान लेते हैं ये इसके वेक्टर हैं, तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइन ये जो x होते हैं, तो ये ऊपर x हो जाएंगे। और चूंकि x क्यों होंगे, क्योंकि कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा x वाला हो गया, तो x वाले डायरेक्शन का x हो जाएगा। और हाइपोटेनियस जो कि ये लेंथ बताता है, लेंथ कैसे पता चलता है, ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, इसी अभी निकाले थे मैग्नीट्यूड, जो कि रूट अंडर होते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरह से ये निकलेंगे। तो ये कॉस अल्फ़ा को हम लोग एल से भी इंडिकेट करते हैं, यानी कि एल, फिर बीटा के लिए एम, कॉस गामा के लिए एन, और वाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो यही कंसेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो कैसे करना होगा, एक सबसे पहले वेक्टर मानना पड़ेगा कि कोई एक वेक्टर है, मान लेते हैं कि लेटर किसी तरह का कोई एक वेक्टर है ए, जिसके डायरेक्शन रेशियो 1 1 ही लेते हैं, आसान होगा। आई जे और के सबके डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 ही हुए, तो इसके मैग्नीट्यूड निकालना आसान हो जाएगा। अगर इसके मैग्नीट्यूड निकालना पड़े तो रूट अंडर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर ही होंगे, जो कि रूट अंडर 3 आ जाते हैं। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइन L इक्वल टू ऊपर इसके डायरेक्शन रेशियो जो कि ये 1 है और नीचे मैग्नीट्यूड होते हैं, तो मैग्नीट्यूड दिस इज मैग्नीट्यूड जो कि रूट 3 आया है। उसी तरह इसके जब m निकालेंगे तो m में भी ये 1 है, 1 बाई ये रूट 3 ही आ जाएगा मैग्नीट्यूड, नीचे मैग्नीट्यूड होता है, और n में भी आएगा 1 बाई रूट 3। तो ये हमारे डायरेक्शन रेशियो कह रहा है कि सेम डायरेक्शन के दूसरे डिफरेंट वेक्टर, तो हमको ये जो वेक्टर लिए हैं इससे थोड़ा सा डिफरेंट लेना होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो b दूसरा वेक्टर है ये थोड़ा डिफरेंट वेक्टर है, इसके डायरेक्शन रेशियो को चेंज कर देंगे तो डिफरेंट हो जाएंगे। तो इसमें 2i 2j 2k ये यूनिट वेक्टर, तो ये हो गए हमारे ये डिफरेंट वेक्टर। तो इसके जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो बी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो रूट अंडर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 3 जा 12, जो कि ये आ जाएंगे 12 4 3 जा 4 मल्टीपल 3, तो 4 का ये 2 रूट 3 आ जाएंगे, ये मैग्नीट्यूड आ जा रहे हैं। अब हम इस वेक्टर का जब ये डायरेक्शन निकालना चाहेंगे, तो डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन कोसाइन L, तो इसके डायरेक्शन रेशियो जो कि 2 है, और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये फिर से बता रहे हैं ये है क्या, ये कोऑर्डिनेट में अगर ये लेते हैं तो ये जो B वेक्टर बनेगा इसका मैग्नीट्यूड, ये लेंथ नीचे रहेंगे, और ये इस हिसाब से ये नीचे का जो बेस है, बेस के जो कंपोनेंट है जो कि 2 है, तो ये इस तरह से इसके फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जब फिट करेंगे 2 और मैग्नीट्यूड B 2 रूट 3 कट के 1 बाई रूट 3 आया, यानी इसके डायरेक्शन कोसाइन और इसके डायरेक्शन कोसाइन दोनों सेम आ रहे हैं, 1 बाई रूट 3 1 बाई रूट 3, यानी कि सेम डायरेक्शन के आ गए। सिमिलरली जब हम m निकालेंगे तो m में भी यहाँ पे 2 है, तो 2 और नीचे 2 बाई रूट 3, ये भी हमारे 1 बाई रूट 3 आएंगे। सिमिलरली हमारे n भी 1 बाई रूट 3 ही बनेंगे, क्योंकि 2 बाई 2 कट गया। क्वेश्चन 3 सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर
4 में बोला है कि ये हमारे इक्वल वेक्टर है, यानी कि 2i प्लस 3j इज इक्वल टू xi प्लस yj। ये दोनों वेक्टर इक्वल है। तो जब दोनों वेक्टर इक्वल होंगे, जैसे मैट्रिक्स में भी जानते थे कि इसके x के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट बराबर होते थे, उसी तरह यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है i डायरेक्शन के कोफिशिएंट जो कि 2 है, तो 2 हमारे x के बराबर है एंड 3 हमारे y के बराबर है। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फाइंड करना है स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, जो कि 2 पॉइंट दे रखा है और हमें पता है कि अगर 2 पॉइंट दे रखा है यहाँ से, तो इन दोनों पॉइंट का ये 2 एंड 1 दिया है और यहाँ पे दिया है -5 और 7। ये लास्ट वाला नहीं दिया है, z 0 है। तो जब 2 पॉइंट दे रखता है तो इसके वेक्टर क्या होते हैं, इन दोनों पॉइंट को आपस में माइनस करना है तो वेक्टर निकलते हैं। तो हमारे ए वेक्टर कैसे निकलेंगे, -5 -2, तो -5 -2 -7 आ गए, तो -7 आ गए। और ये हमारे फर्स्ट कंपोनेंट है, यानी कि ये आई वाले हैं। उसी तरह 7 - 1 जो कि 6 आ गए, ये जे वाले हैं और जेड वाला है ही नहीं, ये 0 है। तो हमारे ये यूनिट वेक्टर, तो ये हमारे आई डायरेक्शन के -7, जे डायरेक्शन के 6 है। तो इस तरह से इसमें हमारे स्केलर कंपोनेंट जो कि स्केलर क्वांटिटी -7 है और यहाँ पे 6 है, और वेक्टर कंपोनेंट जो कि हमारे डायरेक्शन होने चाहिए, वेक्टर मतलब डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन आई वाला यानी कि -7 आई डायरेक्शन में है और 6 जे डायरेक्शन में है। यही हमारे वेक्टर कंपोनेंट हो गए। दैट्स ऑल। क्वेश्चन 6 में हमें सम ऑफ द वेक्टर निकालना है। वेक्टर ए का दे रखा है, वेक्टर बी दिया है, सी दिया है, तो ऐड करना है। तो आई कंपोनेंट वाले सबको एक साथ जोड़ेंगे, जे वाले को साथ में, के वाले को साथ में, इस तरह से इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ जोड़ लेते हैं, ये 1 है, -2 है, ये 1 है, तो 1 - 2 और 1 1 1 2 और -2 0 हो गए। तो ये हमारे 0 आई वाले हो गए। उसी तरह जब इसको ऐड करना है तो ये हमारे -2, ये 4, ये -6 हो जाते हैं, तो ये 6 और 2 8 -8 और +4 -4 हो जाते हैं, ये जे वाले। उसी तरह इसको अगर ऐड करना है तो ये हमारे 1 और ये 5 और ये -7, तो 5 1 6 हो जाते हैं, -1 हो जा रहे हैं, तो ये -k हो गए। बस यही तो सम करना था। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं वो बताए ही थे, फिर से एक बार बता देते हैं। जैसे कोई एक वेक्टर है, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ इसका मैग्नीट्यूड 5 मैग्नीट्यूड है, यानी कि इसका लेंथ 5 है, तो इसका यूनिट बताना है। यूनिट मतलब 1 1, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये एक एक यूनिट मिलके तब जाके ये 5 होते हैं। तो हमें ये यूनिट वेक्टर मतलब ये वाला जो 1 वेक्टर है यूनिट, अगर इस पूरे को अगर ए वेक्टर से काउंट करें जिसके मैग्नीट्यूड 5 आते हैं, तो अगर ये पूरे 5 है तो ये छोटा वाला 1 वेक्टर होगा। एक को हम लोग इस तरह से 1 यूनिट को बताते हैं। तो यहाँ पूरा 5 आया कैसे, एक मल्टीपल 5 बार जब करेंगे, 1 मल्टीपल 5 करेंगे, तो 5 बार जब इसको मल्टीपल करेंगे तब जाकर के ये पूरा वेक्टर यहाँ से यहाँ तक वेक्टर ए निकल के आएगा। तो हमें ये 5 क्या है, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड, मतलब ए का मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ 5। तो ये जो 5 है अगर यहाँ लाएंगे तो ये हमारा यूनिट वेक्टर रह गया, ए वेक्टर ऊपर और ये 5 इधर नीचे आया, जो कि ए वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड ही है। तो यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला होता है, इसी को इस क्वेश्चन में फिट कर देना है। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें पहले इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो वेक्टर ए दे रखा है ये क्वेश्चन में, ये गिवन है हमारे क्वेश्चन में। तो इसके मैग्नीट्यूड क्या होंगे मालूम है, इसके रूट अंडर होते हैं और इसके डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर होते हैं। 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 हो जाएंगे, 1 1 + 4, तो √6 हो गए ये। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालें, यूनिट वेक्टर लिखना है तो ऊपर में वेक्टर ए चाहिए, यानी कि ये आई जे 2k ये, और नीचे में √6 है, तो ये √6 इस सब के साथ चल जाएंगे। ये यूनिट वेक्टर यानी कि i के नीचे √6 प्लस j के नीचे √6, ये सारे यूनिट है, प्लस 2k इसके नीचे √6। दैट्स ऑल।
क्वेश्चन नंबर 8 में भी यूनिट वेक्टर ही निकालना है, लेकिन यहाँ पॉइंट दे रखा है तो कोई बात नहीं, पॉइंट अगर दे रखा है तो हमें वेक्टर निकालना मालूम है। तो ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, 1 2 3 यहाँ है, किधर भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख लेते तो भी, लेकिन यहाँ चूंकि दे रखा है कि ये हमारा P पॉइंट है और ऊपर वाला Q पॉइंट है, और Q पॉइंट का 4 5 6 XYZ कोऑर्डिनेट के हैं, और डायरेक्शन में देखेंगे तो ये IJK डायरेक्शन। अब इसके जब वेक्टर निकालेंगे PQ वेक्टर, तो हमारा PQ जो वेक्टर चाहिए तो कैसे निकलता है, इस दोनों को माइनस करना है, 4 - 1 3 हो जाते हैं। तो ये I डायरेक्शन के लिए 5 - 2, ये याद रखें हमारे ये टर्मिनल पॉइंट से माइनस करना है इनिशियल पॉइंट को, ना कि इनिशियल से टर्मिनल, उल्टा नहीं हो जाएगा, बड़े वाले से छोटे वाले को करना होता है। 5 - 2 3 हो जाते हैं, तो ये 3J हो गए, और 6 - 3 ये फिर से 3 के डायरेक्शन। तो ये हमारे वेक्टर बन गए यहाँ, यानी कि इसके डिस्टेंस विद डायरेक्शन के साथ। और हमें पता है यूनिट वेक्टर में हमें नीचे डिनोमिनेटर में इसके मैग्नीट्यूड होने चाहिए, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लेते हैं। ये रहा मैग्नीट्यूड, इसके रूट अंडर चाहिए, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये 9 9 9 तो 27 हो जाएंगे। तो ये 9 3 जा 27, तो ये 3√3 बन के आ गए इसके मैग्नीट्यूड। तो इसके यूनिट वेक्टर यानी कि PQ के हमारे यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर के लिए क्या होता है, ऊपर में हमारा वेक्टर रहता है, अभी बताए थे, और नीचे में इसके मैग्नीट्यूड होते हैं, PQ के ये मैग्नीट्यूड होंगे। बस इसको यहाँ पे फिट कर देना है, ये वेक्टर हमारे हो जाते हैं। और 1/3√3 है, इसके साथ मल्टीपल हो जाएंगे, 3 I के साथ 3 3 कट जाएगा, उसी तरह 3√3 ये J के साथ 3 3 कट जाएगा, प्लस 3√3 K के साथ 3 3 कट जाएगा। फाइनली हमारे PQ जो यूनिट वेक्टर बनेंगे वो 1/√3 I डायरेक्शन के लिए, प्लस 1/√3 J डायरेक्शन के लिए, और 1/√3 K डायरेक्शन के लिए। दैट्स ऑल, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 2 वेक्टर दे रखा है और इसके यूनिट वेक्टर निकालने हैं। यानी कि सबसे पहले बोला है कि A + B फाइंड करने के लिए, तो A वेक्टर जो दिया है, जैसे ऐड करना है वही काम करना है कि A वेक्टर हमारा जो है क्वेश्चन में, ये A वेक्टर दिया है प्लस ये B वेक्टर दिया है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो पता है कि I कंपोनेंट I के साथ ही जुड़ेंगे, तो 2 - 1 ये 1 ही हुए, -1 + 1 0 हो गए, यानी कि इसमें हमारा कुछ नहीं रहा। ये रहा 2 - 1, फिर से हमारे सिर्फ 1 ही हो जाएंगे, चूँकि प्लस वैल्यू ज़्यादा है तो प्लस। तो ये हमारे A + B के रिजल्ट आए, I + K लास्ट वाला, बीच का 0। अब इसके मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि A + B जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट वेक्टर में ये वाला डिनोमिनेटर में रखना है, तो इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए रूट अंडर I वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, J वाला है नहीं, K वाला का 1 है, तो ये √2 हो गए। तो अब हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करते हैं कि A + B इन सभी का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो इसके यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें A + B जो वेक्टर हैं, ये ऊपर में ये पूरे और ये पूरे का मैग्नीट्यूड, इस पूरे का मैग्नीट्यूड। तो ये पूरा वेक्टर है हमारा सिर्फ I + K, और इस पूरे का √2, तो ये √2 दोनों पे जाएंगे, तो 1/√2 I वाला, 1/√2 K वाला यूनिट। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें फाइंड करना है वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, जो कि हमारे क्वेश्चन में ये वेक्टर दिया है इसी डायरेक्शन में चाहिए। तो इसके लिए होना क्या चाहिए, जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो दिया हुआ वेक्टर है ये वेक्टर, तो इसका खास बात क्या दे रखा है कि इसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है, यानी कि इसका जो लेंथ है वही होना चाहिए, यानी कि जो भी वेक्टर होगा उसमें 8 यूनिट का ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्यों ना इसका पहला एक यूनिट निकाल ले, यानी कि इस वेक्टर का अगर एक यूनिट निकाल लेते हैं तो इसी वेक्टर को अगर 8 से यूनिट कर देंगे तो हमारा दूसरा एक वेक्टर निकल जाएगा। तो समझ में आया, हमें
गिवन जो वेक्टर दे रखा है, ये ए वेक्टर जो क्वेश्चन में दे रखा है, इसी ए वेक्टर का यूनिट अगर निकाल लेते हैं कि यूनिट क्या है, उसको इसके मैग्नीट्यूड से अगर मल्टीपल करेंगे तो वो हमारा वेक्टर इन द डायरेक्शन जो दिया हुआ डायरेक्शन गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये हमारा दिया हुआ वेक्टर है। तो इस वेक्टर का जब हम यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये क्या होगा, 5 स्क्वायर 25 माइनस 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर ही हो गया, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 26 30 हो जाएगा, रूट अंडर 30 हो गए। ये हमारे इसके मैग्नीट्यूड निकल के आ गए। तो अब इसके यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ये यूनिट वेक्टर अगर चाहिए तो इसके नीचे ये 30 होंगे, ऊपर वेक्टर ए होते हैं, वेक्टर ए और नीचे इसके मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होते हैं, ये हमारे ये यूनिट वेक्टर आते हैं। ये हमारा 1/√30 जो है इस तीनों के साथ जाएगा, तो 5i के साथ भी हो जाएगा, माइनस 1/√30 है ये j के साथ भी हो जाएगा, प्लस 2/√30 है ये k के साथ भी हो गया। तो ये हमें हो गए यूनिट वेक्टर। तो हमें जो फाइंड करना है वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर इज, ये क्या होगा, इस ये जो यूनिट वेक्टर है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें 8 का मल्टीपल होगा, यानी सब में 8 8 8 अंदर अगर डालेंगे तो अंदर जाएगा, तो 8/√30 हो जाएंगे। और ये 5 के साथ है तो 5 मल्टीपल 8 यहाँ पे 40 लिख लेते हैं, दिस इज 40i मल्टीपल 1 8/√30, सॉरी यहाँ 30 छूट गया है, और ये j प्लस 8 2 जाइए 16 हो जाएंगे, 16/√30 के हो जाते हैं। ये दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कोलिनियर वेक्टर को फाइंड करना है। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, जैसे कोई भी वेक्टर ए है, मान लेते हैं कि i j k ऐसा करके कोई वेक्टर है, ठीक इसी के जैसा कोई अगर दूसरा वेक्टर चाहिए तो इन सारे वेक्टर का कांस्टेंट सेम होने चाहिए, यानी कि अगर 2 मल्टीपल कर दे सबके साथ तो ये हमारे एक जैसे ही वेक्टर कहलाएंगे, यानी कि ये जो दूसरा वेक्टर है 2i 2j 2k ऐसा अगर है तो ये ए और बी दोनों कोलिनियर वेक्टर होंगे। तो इस तरह से हमें ये यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है, यानी कि इसके कांस्टेंट कोफिशिएंट एक जैसे होंगे। तो वो चेक कर लेते हैं क्या है। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि दिस इज गिवन ए वेक्टर और बी वेक्टर। बी वेक्टर को ज़रा देखेंगे, अगर इसमें से यहाँ पे -2 को अगर बाहर निकालते हैं तो ये हो जाते हैं 2i, और चूंकि ये माइनस बाहर है तो यहाँ पे -3j लिखना होगा, ये माइनस बाहर है तो यहाँ पे +4k लिखना होगा। तो क्या दिख रहा है, सेम टू सेम एक कांस्टेंट नंबर बाहर है और ये जो अंदर में है ये ठीक ए वेक्टर की तरह है, यानी कि 2a ये हमारा ए वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक। तो ये चूँकि सेम कांस्टेंट बाहर निकल रहा है तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा दो वेक्टर है सेम डायरेक्शन में है। तो इस तरह कह सकते हैं कि सिंस वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन सो देयरफॉर दे आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें फाइंड करना है इसके डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि LMNL। ये हमें क्या होता है, ये कॉस अल्फा हुआ, कॉस अल्फा के लिए बेस हमारे आई डायरेक्शन के कोसाइन, यानी कि ये जो हमारे आई डायरेक्शन की ये वाले जो कोसाइन है तो इसके जो कंपोनेंट है इस वेक्टर के जो एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट होंगे, तो एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट ये यहाँ पे 1 है, तो ये हमारे ये 1 हो जाते हैं, और ये अल्फ़ा ये एल को इंटीग्रेट करते हैं, और इसके ये मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि ये वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले वेक्टर ए का ये जो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं। तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 4 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर हो गया 9, तो ये 10 14 हो गया 14। तो कॉस अल्फ़ा ऊपर जैसे कि बेस, तो बेस हमारा ये 1 हो गया और नीचे 1/14 हो जाते हैं, दूसरा वाला 2/14 हो जाएंगे, तीसरा n जो कि 3/√14। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 13 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है कि इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं कि यहाँ पे हमें 2 पॉइंट ए से बी बता दिया है कि ए और बी के पॉइंट हैं। ये हमारे बी वाले हैं -1 -2 एंड 1, ए वाले हैं 1 2 एंड -3।
बाकी वही काम है, हमें वेक्टर फाइंड करना है, ए से बी वेक्टर फाइंड करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, -2 से इसको माइनस करेंगे तो ये वेक्टर फाइंड हो जाएंगे। और इसके फिर जब मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसके मैग्नीट्यूड निकल जाएंगे। जब ये वेक्टर निकलेंगे इसके कंपोनेंट को स्क्वायर करेंगे, ये मैग्नीट्यूड। सिमिलर क्वेश्चन 8 की तरह ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके जब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, एल निकालना है, तो इसके जो आई वाले के जो ये कंपोनेंट होंगे ये ऊपर में रहेंगे, और इसके जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे ये वाला जो मैग्नीट्यूड है ये नीचे, ये इसके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे, एल निकल जाएगा, एम निकल जाएगा, एन। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें शो करना है कि ये जो वेक्टर है ये इक्वली इंक्लाइंड है टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। मतलब ये जो वेक्टर है ओ एक्स जो इस पे वही एंगल होगा, ओ वाई पे भी वही होगा, ये वाई ओ जेड पे भी वही होगा, यानी कि सबके एंगल सेम होंगे। ये वेक्टर अगर ले लें, अगर ये ए वेक्टर है तो ये अल्फ़ा भी उतना ही होगा, बीटा का भी एंगल उतना ही होगा और गामा का भी उतना ही होगा, यानी कि इसके डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन के जो भी रेशियो आएंगे वो सेम होने चाहिए, यही प्रूफ करना है। तो हमें पता है कि एल अगर निकालना है तो इसका ये जो बेस वाला का जो कंपोनेंट है जो इसके आई के साथ होते हैं जो 1 है, और इसका ये जो लेंथ है इस वेक्टर के, ये जो लेंथ है जो कि मैग्नीट्यूड से फाइंड होते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करना होगा इसका मैग्नीट्यूड। तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर तो √3 हो जाते हैं, तो एल का निकल गया √3। तो और अगर एम का निकालेंगे तो एम भी 1/√3, और एन का निकालेंगे तो ये भी हमारा 1/√3 आ रहा है, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा सारे के एंगल वही सेम है। तो इसका मतलब कि हमारा ओ एक्स और ओ वाई और ओ जेड इस पे इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब सबके एंगल इक्वल आ रहे हैं। तो ये हम लिख सकते हैं कि सिंस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा अल्फ़ा बीटा गामा इज 1/√3, तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि हेंस द गिवन वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विथ ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। कोई यहाँ पे एक पॉइंट आर है, इसके ये जो यहाँ से ओरिजिन से जब स्टार्ट होंगे तो इसको पोजीशन वेक्टर नाम देते हैं, जिसे हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। तो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। ये जो 2 पॉइंट है इसको ये जो डिवाइड कर रहा है, हुज पोजीशन वेक्टर पी वाले का दे रखा है, ये पी वाले का पोजीशन, यानी फिर ये ओरिजिन से ही ये कुछ वेक्टर होंगे, ये तो इसके वेक्टर दे रखे हैं, ये हमारे i2j-k, ये इसके वेक्टर दे रखे हैं पोजीशन वेक्टर, इसलिए ये ओरिजिन से ही शुरू होंगे। और दूसरा का ये भी पोजीशन वेक्टर ही दिया है ऐसे करके, तो इसको अगर ए मान ले तो ये ए वेक्टर है, और इसका भी ये दे रखा है वेक्टर, ये दिस इज -i_j+k, ये इसको बी मान लेते हैं। तो ये 2 वेक्टर दे रखे हैं ए और बी, और ये डिवाइड करने का जो रेशियो है ये 2:1 दे रखा है। तो इसका ये पोजीशन वेक्टर समझ रहे होंगे, ये हमारे अगर ऐसे खींचेंगे तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ जेड एक्सिस, और ये ओरिजिन से शुरू होता है। तो इसके फॉर्मूला पे ये वैल्यू को फिट कर देना है कि पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि हमारा ओ आर, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है ओ आर। तो इसके लिए जो रेशियो होते हैं वो रेशियो नीचे जोड़ना है, ये इसके फॉर्मूला है m+n यहाँ पे होते हैं, 2 मल्टीपल ए के साथ 1 मल्टीपल बी के साथ, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 2 को मल्टीपल, ये जो रेशियो में जो डिवाइड होते हैं ये रेशियो पहला वाला ए वेक्टर के साथ, दूसरा वाला बी वेक्टर के साथ। तो ये जो है 2 जो अपोजिट में है वो ए जो अपोजिट में है वो बी वाले के साथ, बस यही याद रखना है। तो ए के साथ इसका मल्टीपल कर देंगे, -k हो जा रहे हैं। इसका कैलकुलेशन यहाँ पे 3 हो जा रहे हैं, ये 2 का मल्टीपल i के साथ होगा, j k के साथ होगा, और इनके मल्टीपल होने के साथ फिर 1 का इसका मल्टीपल होगा। और जिस तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है सिंपल, i वाले का i के साथ, j वाले का j के साथ, k वाले का k के साथ, इसको कर देते हैं। तो ये इसके कैलकुलेशन हो गए, और चूंकि ये एडिशन है तो ये हमारा इंटरनली है, जो ये पहला ऑप्शन का है
फर्स्ट ऑप्शन इंटरनली में प्लस होता है, एक्सटर्नली में माइनस होता है, बस इतना ही करना है। तो ये इसका रिजल्ट हो गए। और सेकंड जो हमारे एक्सटर्नली है, ये हमारे OR जो एक्सटर्नली अगर निकालना है तो ये नीचे सिर्फ माइनस लगा देना है, यही काम करना है। 2 - 1 लगाएंगे और सेम 2 मल्टीपल सिर्फ यहाँ पे यहाँ माइनस लगेगा और इसका कैलकुलेशन डायरेक्ट यहाँ माइनस लिख के यहाँ कैलकुलेशन लिख देते हैं। तो एक्सटर्नली में सेम फार्मूला है, सिर्फ ये वाला माइनस होता है, तो ये 2i और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 3i हो गया। बाकी ये 2 और ये -0 हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट हो गया इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइडेड का फॉर्मूला फिट करके आंसर आ गया। जिस तरह अभी क्वेश्चन 15 में एक्सटर्नली और इंटरनली का जो फॉर्मूला था वेक्टर ए के साथ इसका डिवाइडेड रेशियो का मल्टीपल m और n, यहाँ m और n 1 है, इसलिए 1 और 1 का मल्टीपल करने से कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ a और b ही लिखा गया। तो वेक्टर a + b, तो सेम टू सेम हमें यहाँ पे दे रखा है कि एक पॉइंट जो हमारा ये p है, p पॉइंट, इसका 2 3 4 दिया है, 2 3 4, और ये हमारा q पॉइंट जो दे रखा है 4 1 एंड -2, और ये दोनों को जो ज्वाइन करता है और इस ज्वाइन का बोलता है मिड पॉइंट निकालना है, यानी सेंटर से। और ये कहाँ से, तो पोजीशन वेक्टर, यानी कि ये हमारा ये r वेक्टर जो पोजीशन कहलाता है, और सेम टू सेम वही चीज़ है, ये हमारा वेक्टर a हो जाएगा। ये 1 और 1 रेशियो में निकला है, और ये वाला हमारा ओरिजिन से जो शुरू होगा ये हमारा वेक्टर b हो जाएगा। सिमिलरली ये 1 का मल्टीपल वेक्टर b के साथ और ये 1 का मल्टीपल वेक्टर a के साथ, इसलिए इस तरह होगा। अब रहा सवाल कि सिर्फ पॉइंट दिया है, वेक्टर कैसे होगा, तो आपको पता है ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है, 0 0 एंड 0। अब इसका वेक्टर निकालना है तो 2 - 0 3 - 0 4 - 0, यानी सेम टू सेम 2i 3i 4 के हो जाएंगे। ये सिमिलरली b के भी वही हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरह इन दोनों को जब माइनस किए तो ये वेक्टर फाइंड हो गए a और ये b, और इन दोनों का i कंपोनेंट j और k सब आपस में जब ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएंगे, 6 ही हो जा रहे हैं। और ये +3 है और ये प्लस, तो ये 3 + 4 j हो जा रहे हैं, 4 के ये +4 है -2, तो ये +2 के हो जा रहे हैं। और ये 2 का जब डिवाइड करेंगे तो 3i, सारे यूनिट होते हैं, तो 3i + 2j + k, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि सो दैट द पॉइंट ए बी सी विथ पोजीशन वेक्टर, मतलब ए के लिए कोई भी पॉइंट, अगर ये ए एक वर्टेक्स होगा और ये इसका एक पोजीशन वेक्टर, यानी कि किसी ओरिजिन से ही होगा, इसका एक पोजीशन वेक्टर है, तो ये यहाँ का जो इसका जो पोजीशन वेक्टर बताया गया है वो अभी सिर्फ a लिख लेते हैं, जो कि ये 3i - 4j - 4k है। तो ये a के साथ ऐसा है, और इसी का अगर मान लेते हैं कि यहाँ ये पोजीशन ये यहाँ से ऐसे गया, तो ये b वाले वेक्टर के लिए है, ये b पॉइंट है b वेक्टर के लिए। और कोई तीसरा c वेक्टर है जो ओरिजिन से ही है, पोजीशन वेक्टर बोला है, इसका मतलब ये ओरिजिन से ही शुरू होने के हैं, तो ये हो जाते हैं, ये b हो गया। तो ये वेक्टर हमारा c को इंडिकेट कर रहा है, तो ये c पॉइंट है। तो क्वेश्चन बोला है कि ये जो 3 पॉइंट है ये आपस में एक राइट एंगल क्रिएट करते हैं, ये शो करना है। ये इस तरह से वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c क्वेश्चन में दे रखा है, और हमें जब ये राइट एंगल को प्रूफ करना है तो राइट एंगल का प्रॉपर्टी बाय पाइथागोरस क्या बताता है कि इसके जो हाइपोटेनस के डिस्टेंस है, ये इसके स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारा ए बी का जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज ए बी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसका स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर, जो कि ए सी ए यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये टर्मिनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट हमें वेक्टर में होते हैं, इसीलिए ऐसे सी ए लिखते हैं, इक्वल टू ये हमें हाइपोटेनियस बी से सी को लिखना होगा, दैट इज बी सी का स्क्वायर। तो ये होते हैं, तो हमें ए बी मैग्नीट्यूड निकालना होगा कि ए बी का ये मैग्नीट्यूड क्या है, तब उसका स्क्वायर निकलेगा।
तो ए और बी ये इसका मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले ए बी जो वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, तो वेक्टर ए बी निकलेगा वेक्टर बी माइनस ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इससे हमारा ए बी वेक्टर फाइंड होता है। तो वेक्टर बी में से ए को यानी कि 2 माइनस 3 कर देंगे तो ये हमारा आ रहा है -1, तो माइनस आई हो जा रहा है। उसी तरह -1, दिस इज -1 एंड इसमें से इसको माइनस करना है यानी कि -4, तो माइनस प्लस हो जा रहा है, ये हमारे +3 हो जा रहे हैं, 3 हो गए। उसी तरह ये 1 -4, फिर ये हो जा रहा है प्लस और ये 1, तो यानी कि +5 के। तो ये हमारे ए बी वेक्टर हो गए। लेकिन हमें चाहिए क्या, इसके मैग्नीट्यूड है। यहाँ इसका हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 5 स्क्वायर 25, 10 25 35, √35 आ जा रहा है। अब इसी तरह हमारे सी ए वेक्टर निकालना है, तो इसके लिए सी ए वेक्टर के लिए ए माइनस सी लिखेंगे और वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी निकालेंगे, जो कि हमें यहाँ उसी तरह जैसे अभी इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन का तरीका से किए थे। ए, दिस इज ए एंड दिस इज सी, तो ए में 3 है, सी में 1 है, तो 3 - 1 ये दिख रहे हैं साफ, 2i आ रहे हैं, 2i। उसी तरह ये a माइनस सी, a -4 -3, तो ये आ गए हमारे -j और ये -4 प्लस ये आ गए हमारे +k। अब इसके मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सी ए का मैग्नीट्यूड, तो √4 + 1 + 1, तो ये √6 हो गए। सिमिलरली अब ये बच गया है बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर को फाइंड करना। तो वेक्टर बी सी के लिए सिमिलरली वैसे ही करेंगे, ये सी माइनस बी वेक्टर, तो सी माइनस बी 1 - 2, दिस इज -i। उसके बाद फिर ये -3 प्लस ये, तो -2j, -5 -1 -6k। तो इस तरह से ये हमें BC निकल गए। BC के मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ये ये 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 36, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में ही आता है, तो ये 40 41 41 हो गए। तो ये सारे मैग्नीट्यूड BC CA और AB के अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल होंगे, तो ये प्रूफ होता है कि ये राइट एंगल के वर्टेक्स हैं ये आपस में। तो रख के देखते हैं। सबसे पहले AB √35 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 35 आएगा। CA है √6 का स्क्वायर यहाँ छूट गया था, तो ये 6 हो जा रहे हैं। और ये BC 41 का स्क्वायर 41, तो ये 41 लेफ्ट हैंड इक्वल टू 41 राइट हैंड, हेंस दिस इज राइट एंगल वर्टेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, जिसमें एक फिगर दे रखा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का ये फिगर है। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन नॉट ट्रू है। तो सबसे पहले वेक्टर ऑफ एडिशन का रूल क्या है कि AB और AC को जब ऐड करेंगे तो A to C डायरेक्ट कंडीशन मिलेगा। इट मीन्स AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज AC वेक्टर, ये तरीका है। और या तो इस AC को अगर चेंज करेंगे, यहाँ पे C to A जब करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, इट मीन्स नेगेटिव C to A वेक्टर। ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो क्वेश्चन में दे रखा है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया है AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA। ये -CA को इस साइड लाएंगे तो +CA, इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। सेकंड ऑप्शन वो दिया है, सेकंड ऑप्शन दिया है AB वेक्टर प्लस BC माइनस AC वेक्टर। क्या ये सही है? सही है, क्योंकि ये प्लस AC वेक्टर को इधर लाएंगे तो ये माइनस AC वेक्टर एज इट इज, ये सही है। ऑप्शन C दे रखा है क्वेश्चन में, वो ये कि AB वेक्टर प्लस BC माइनस CA वेक्टर, इज दिस ट्रू? नॉट ट्रू, बिकॉज माइनस CA को जब इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये गलत है। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर C इज नॉट ट्रू।
और हमें नॉट ट्रू ही फाइंड करना था। तो ये ऑप्शन हमारा रिजल्ट आंसर है। लास्ट चेक कर लेते हैं क्या ये डी सही है कि नहीं। लास्ट ऑप्शन ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, क्या ये सही होगा? तो अगर चेक करें, ये रिजल्ट तो हमें पता चल गया था, इसके वजह से ये रिजल्ट आया था। तो इसी को अगर ये बी सी वेक्टर को अगर हम ये चेंज करेंगे, ये बी सी को चेंज करेंगे सी टू बी, तो ये नेगेटिव होगा। इस जगह अगर हम रिजल्ट को नेगेटिव लिखेंगे तो ऐसा लिखाएगा, यानी कि ये भी सही है। इट्स सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि अगर दो वेक्टर हो, वेक्टर ए हो और दूसरा वेक्टर बी हो, इन दोनों के कंडीशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं अगर ये दोनों हमारे कोलिनियर होंगे। इट मीन्स कोलिनियर का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि एक वेक्टर अगर कोई भी उठाते हैं, अगर बी वेक्टर को लेंगे तो ये दूसरा जो वेक्टर है इसके साथ एक कांस्टेंट नंबर शेयर करेगा विथ मल्टीपल। एक ये कंडीशन होता है। दूसरा कंडीशन, अगर ये दोनों वेक्टर के कंपोनेंट वगैरह को अगर प्रोपोर्शनली करेंगे तो इसके प्रोपोर्शनली आई जे के जो पिछले क्वेश्चंस वगैरह में बनाए थे तो ये कोलिनियर कहलाएंगे। लेकिन इसके जो ये कांस्टेंट नंबर से जो हमारे ये मैग्नीट्यूड बनेंगे, इन दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर नहीं होंगे। ये भी होते हैं कि अगर ये कोलिनियर के कंडीशन है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होंगे, बाकी एक डायरेक्शन में जा सकते हैं या इस डायरेक्शन में भी आ सकते हैं। ये सब चेक करेंगे तो ये आंसर इसके फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला दिया है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया है कि क्या b इक्वल टू लेमडा ए होगा। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इफ़ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, अगर इन दोनों को कोलिनियर बताना है तो ये कंडीशन होना है, दिस इज ट्रू। दूसरा कंडीशन में बोला है कि यूनिट वेक्टर इज प्लस माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर बी, इज दिस पॉसिबल इन कोलिनियर कंडीशन। ये कोलिनियर की कंडीशन में क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये जो वेक्टर है इसके डायरेक्शन आइदर सेम डायरेक्शन हो सकता है या अपोजिट डायरेक्शन हो सकता है। तो ये दोनों कंडीशन में ये कोलिनियर होंगे। शॉर्ट में ऑप्शन नंबर सी में दिया है द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, अभी तो चेक किए थे कि ये रिस्पेक्टिव कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट ये दोनों ये प्रोपोर्शनल आएंगे और एक कांस्टेंट नंबर देंगे। इट मीन्स कोलिनियर होंगे, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स आर कोलिनियर हो सकते हैं, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट होंगे और मैग्नीट्यूड डिफरेंट होने के बावजूद कोलिनियर है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट, ये सही नहीं है। फिर से समझ ले, इफ टू वेक्टर द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट आर प्रोपोर्शनल then their magnitude will be different but they will be collinear, so this is not true. ऑप्शन नंबर डी, इसमें दे रखा है कि both the vector a and b have same direction, इसके भी डायरेक्शन वही, इसके भी डायरेक्शन वही, सेम डायरेक्शन but different magnitude, is this correct? सेम डायरेक्शन के होंगे तो क्या ये करेक्ट होंगे? क्योंकि बोल रहा है कि इस कंडीशन में हमारा सेम डायरेक्शन में होंगे लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट होंगे। सोचिए इसमें क्या होगा, बिकॉज इफ टू वेक्टर आर कोलिनियर देन मे हैव सेम डायरेक्शन, जैसे कि मे हैव सेम डायरेक्शन या ये अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है, इन द बोथ एरिया विल बी कोलिनियर। तो ये कंडीशन भी हमारा इनकरेक्ट शो कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला है कि ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो कोलिनियर होंगे तो एक कांस्टेंट नंबर इसके साथ मल्टीपल होंगे ही होंगे, यानी कि दोनों में कांस्टेंट होंगे। जब दोनों में कांस्टेंट होंगे तो इस केस में बोल रहा है कि कोलिनियर हो लेकिन इसके डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो। हाउ पॉसिबल? डिफरेंट मैग्नीट्यूड अगर करेंगे तो कैसे होगा? यानी कि क्या जाने कि प्रोपोर्शनल के कंडीशन में मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन कोलिनियर के कंडीशन में मैग्नीट्यूड डिफरेंट नहीं हो सकते। यही बात है, दैट्स ऑल। तो आज के इस वीडियो में आपको क्या कुछ नया सीखने को मिला, इसे लेके जरूर आप कमेंट करें, और जो ये वीडियो पसंद आई है
तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपके फ्रेंड को भी कुछ हेल्प मिल सके। और नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट इसी तरह समय समय पर आपके लिए मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के डिस्कशन और सॉल्यूशंस की वीडियो लाते रहें। और हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए मैनी मैनी थैंक्स। फिर मिलते हैं नए वीडियो में इसी वेक्टर के नेक्स्ट टॉपिक डॉट प्रोडक्ट के सॉल्यूशंस को लेके। टिल देन थैंक यू।